करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये मूवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मार्वल के फ्यूचर मूवीज के लिए। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन आप सभी को हिला कर रख देगा। वेल, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इस मूवी का क्रेज मैं खत्म नहीं करना चाहता। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जहाँ पर मूवी की शुरुआत में हम एक ऑर्फनेज को देख पाते हैं जहाँ पर काफी सारे अबेंडेंट बच्चों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं इस कहानी की दो लीड कैरेक्टर जिनका नाम है क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस लुइस बैरिसन अपने अपने रूम में बैठे होते हैं जो किसी मेंटल असाइलम के वार्ड की तरह दिख रहा होता है। या हम ये भी देख पाते हैं कि फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है। क्लेटस उससे पूछता है कि आखिर डॉक्टर्स ने तुम्हें क्या कहा, तो फ्रांसिस कहती है कि उसकी म्यूटेशंस तेजी से बढ़ रहे हैं और वो धीरे धीरे करके एक पावरफुल म्यूटेंट में बदलती जा रही है। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है क्योंकि इस वक्त कुछ लोग आकर उसे एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं, जिस पर क्लेटस उसे हिम्मत देता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही क्लेटस ये भी कह सकता है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उन लोगों की इकलौती होप है जिसे वो अपने आप से दूर नहीं कर सकते। मगर तभी कुछ लोग आते हैं जो फ्रांसिस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जिस पर क्लेटस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना आपा खो बैठता है। जहाँ एक तरफ तो वो लोग पुलिस की गाड़ी के अंदर फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ खिड़की के अंदर क्लेटस काफी जोर जोर से हाथ मारने लगता है। वहाँ से कुछ लोग फ्रांसिस को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाने लगते हैं, मगर बीच रास्ते में ही फ्रांसिस अपनी वॉइस की सोनिक पावर की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब ये था कि उसके पास में एक ऐसी वोकल स्ट्रेंथ पावर थी जिसकी मदद से वो किसी भी कांच या फिर किसी भी भारी भरकम चीज को हिलाकर तोड़ सकती थी। फ्रांसिस की वोकल बीइंग की वजह से वो पूरी वेन पलट जाती है। साथ ही बैठे हुए पुलिस वालों पर भी उसका असर होता है, जिसकी वजह से घबराए हुए पुलिस वाले गलती से फ्रांसिस की आंख में गोली मार देते हैं, जिससे फ्रांसिस गाड़ी के बाहर गिर जाती है और पुलिस वालों को लगने लगता है कि वो मर चुकी है, मगर वो इस वक्त भी जिंदा होती है। इसके बाद में वो सभी मिलकर उसे रेवन क्रॉफ्ट के अंदर लेकर जाते हैं। अगर आपने रेवन क्रॉफ्ट का नाम मेरी स्पाइडरमैन की सीरीज में देखा होगा तो ये वही असाइलम होता है जहाँ पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के एक और विलन इलेक्ट्रो को रखा गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक डॉक्टर होती है जो कि फ्रांसिस के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। बेसिकली होती तो ये भी कमी नहीं है, मगर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तभी हम देख पाते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देकर जाता है जिसके अंदर ये खबर छपी होती है कि क्या क्लेटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए। दरअसल क्लेटस कैसिडी एक बहुत ही बड़ा सीरियल किलर होता है और कुछ खास एविडेंस न होने की वजह से उसकी डेथ सेंटेंस बीच में ही रुकी हुई थी। और यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात तो ये होती है कि ये आर्टिकल एडी ब्रॉक ने ही छापा होता है, जहाँ पर डॉक्टर फ्रांसिस से ये कहती है कि क्लेटस जैसे लोगों को तो मौत की सजा दे देनी चाहिए। जहाँ पर अगले सीन में हम देख पाते हैं डिटेक्टिव पैट्रिक को जो कि एडी के साथ में बात कर रहा होता है, जहाँ पर एडी पैट्रिक को ये कहता है कि मुझे क्लेटस से कोई भी लेना देना नहीं है, जिस पर पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तो रिप्लाई में एडी कहता है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो वो मुझसे ही बात करना चाहता है। तो पैट्रिक ऐसे कहता है कि जरूर कुछ डेड बॉडी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं जो वो तुम्हारे साथ में साझा करना चाहता है, तो जाकर उससे एक बार बात जरूर कर लो। जहाँ पर एक सीन में हम देख पाते हैं कि एडी की बॉडी से वैनम बाहर निकलकर पैट्रिक को खाने ही वाला होता है, मगर तभी एडी उससे रोक लेता है, जिसके बाद में वो दोनों ही एक बाथरूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर अंदर बैठकर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन पास ही मौजूद एक लेडी प्लस पैट्रिक उन दोनों की ये बातें सुन रहे थे, जिनके अंदर वैनम एडी को ये बोलता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और यहाँ पर बैठकर हम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं। जहाँ पर नॉर्मली देखा जाए तो वैनम यहाँ पर एडी की बेइज्जती कर रहा होता है और उसे बॉटम फीडर कहकर चढ़ाने लगता है, जिस पर एडी उससे कहता है कि वैनम तुम्हें मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, कम से कम मेरी इतनी तो इज्जत रखो। जिसके बाद में वैनम या फिर कहें एडी क्लेटस कैसिडी से मिलने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर अगेन हमें वही वाला सीन दिखाया जाता है जो कि वैनम की फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था, जहाँ पर एक जेल के अंदर एडी ब्रॉक क्लेटस कैसिडी से मिलने के लिए आया होता है। जहाँ पहुंचने के बाद अब उन दोनों के बीच में बातचीत होती है तो एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो क्लेटस कहता है कि तुम्हें मेरे फैंस के लिए एक न्यूज को प्रिंट करना है, जिसके बदले में वो उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा, जिस इंटरव्यू में वो एडी को अपने सारे राज बताएगा कि आखिर उसने जितने भी कत्ल किए उनके पीछे का राज क्या था। तो एडी उससे पूछता है कि आखिर इस पूरे काम के लिए मैं ही क्यों। जवाब में क्लेटस कहता है कि आई लाइक यू, जिसके बाद के अंदर क्लेटस उसे एक न्यूज प्रिंट करने के लिए कहता है, जिसके अंदर बेसिकली वही बातें लिखी होती है जो फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी होती है। जिसके वहाँ से एडी निकलने लगता है, मगर तभी वहाँ पर क्लेटस उसे रोक लेता है और उसका ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ आकृतियों पर कर देता है, जिसके अंदर एक कैथेड्रल भी होता है जिसमें कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है टू द स्टीफन वाज गिवन बिटवीन द सफरिंग। वहाँ पर कुछ ग्रेव्स यानी कि कुछ कब्र भी बनी हुई होती है, जिसे देखकर वहाँ से एडी निकल जाता है। जाते जाते क्लेटस एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही पैट्रिक उससे पूछता है कि आखिर अंदर क्लेटस ने तुम्हें क्या बताया, जिस पर एडी उसे कहता है कि अभी तक तो उसने कुछ भी नहीं बताया, मगर मेरी कार्यवाही उस पर जारी है और वैसे भी ऐसी चीजें पता करने में तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। जिसके बाद में वहाँ से एडी अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है। अब यहाँ पर वैनम घर पर आकर एडी को दीवार पर बने हुए सारे इंसिडेंट्स या फिर गए तो सारे डायग्राम्स को डिकोड करने में मदद करता है और उसे बीच की एक लोकेशन बताता है, जहाँ पर क्लेटस ने
सारी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा था। जिसके बाद में नेक्स्ट डे काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती है जिन्हें की क्लेटस ने मारा होता है। जिसके बाद में कई दूसरे सारे रिपोर्टर्स आकर एडी से बातचीत करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्लेटस से तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है जिस वजह से उसने तुम्हें ये सारे राज बताए कि उसने अपने मारी हुई सारी डेड बॉडीज को कहाँ पर छिपा कर रखा था, क्योंकि उससे अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुम ही मिले हो और तुम्हारे मिलने के बाद ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। हालांकि जब ये इंटरव्यू ऑनलाइन टीवी पर आ रहा होता है तो पैट्रिक उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इसके बारे में एडी ने उसे नहीं बताया था और डायरेक्ट इतनी बड़ी खबर देखकर तो उसे शॉक लगना ही था, जहाँ पर अब सबूत मिल जाने की वजह से क्लेटस को मौत की सजा भी सुना दी जाती है। बेसिकली अब तो ये खबर हर जगह फैल चुकी होती है। साथ ही फ्रांसिस को भी इस खबर के बारे में पता चल जाता है, जिसे पता चलने के बाद तो फ्रांसिस काफी ज्यादा टूट जाती है, जहाँ पर क्लेटस को भी ये लगने लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है और इसके लिए वो एडी को दोषी ठहराता है, क्योंकि इस खबर के छपने की वजह से रातों रात एडी फेमस हो जाता है। अब आगे वेनम एडी से कहता है कि हम लोग मिलकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। साथ ही वेनम एडी से ये भी कहता है कि वो मुर्गियां खा कर अब थक चुका है और अब वो इंसान को खाने के लिए बेकरार है। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि हम ऑलरेडी क्लेटस के केस में उलझे हुए हैं, हमें और कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर किसी भी शख्स की मौत हुई या कोई भी शख्स गायब हो गया तो FBI का सीधा शक हम पर ही जाएगा, इसलिए इस वक्त हम कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। बट अगेन उन दोनों के बीच में तू में स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वेनम एडी को गालियां देने लगता है तो वहाँ पर एडी से कहता है कि प्लीज मेरी रेस्पेक्ट तो किया करो। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडी मिलने के लिए मिसेस चैन के पास में जाता है और वहाँ से वो एक पोल्ट्री फार्म जाता है, जहाँ पर वेनम आकर सीधा मुर्गियों को खाने लगता है। अब यहाँ से अपनी पेट पूजा कर लेने के बाद में ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एक गुंडा एक औरत को छेड़ रहा होता है और उससे पैसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसमें एडी वेनम को उस फचड़े में ना पड़ने के लिए बोलता है, मगर वेनम उसकी बात नहीं सुनता और वो उस गुंडे को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, जहाँ पर एडी उसे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, जिस पर वेनम उस गुंडे को छोड़ देता है और वहाँ से अब ये दोनों जाने लगते हैं। तभी अचानक एन का कॉल एडी को आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिस पर एडी भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाता है। जहाँ पर अब इन दोनों की मुलाकात होती है, मगर उस वक्त भी वेनम एडी के साथ में अपने अंतर मन में बातें कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एन को भी ऐसा पता लग ही रहा था कि वो अपने अंतर मन से बात कर रहा है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या वेनम इस वक्त भी तुम्हारे साथ में है, जिस पर एडी कहता है कि नहीं वेनम तो मर चुका है। यहाँ पर एन एडी को बताती है कि उसकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है। ये देख हालांकि एडी थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाता है, मगर तभी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एन एडी से कहती है कि हे वेनम कैसे हो, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त भी एडी के अंदर ही हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। जिसे सुनने के बाद तो एडी थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है और वहीं से अपनी डुकाटी बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वेनम उससे कहता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए, हम बड़े कामों के लिए बने हैं। जिसके रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ इसलिए तुम मेरी बातों या फिर फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर खुद ही वेनम अपना खाना पका रहा होता है। साथ ही यहाँ पर वेनम एडी को एक तगड़ा नाश्ता करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जब तक एडी नहीं खाएगा तब तक वेनम को भी कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद में वो देख पाते हैं कि उनके पास में एक लेटर आया होता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि क्लेटस ये बता रहा होता है एडी को कि तुम्हारी वजह से मुझे मौत की सजा मिली है। साथ ही वो अपनी पुरानी काली करतूतों के बारे में भी उसमें लिखकर बताता है कि अगर वो पैदा ना होता तो उसकी ग्रैंड मदर को कौन मारता, साथ ही उसकी मॉम को बाथटब के अंदर कौन ढकेलता। इसका मतलब ये था कि क्लेटस कैसिडी ने खुद अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा था। आगे क्लेटस ये भी बताता है कि ये सब कुछ होने के बाद में उसके डैड ने उसे एक ऑर्फनेज में भेज दिया, जहाँ के बच्चे भी उसे मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो कि एक म्यूटेंट थी जिसके पास में वोकल सोनिक पावर थे, और दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई, जहाँ पर अब वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे लेटर में ये लिखा होता है कि वो बस आखिरी बार एडी से मिलना चाहता है, जिस पर अब एडी भी उससे मिलने के लिए एग्री कर जाता है। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ पर क्लेटस उसे बताता है कि वो हमेशा से ही एक परिवार के लिए तरसता रहा। जिसके रिप्लाई के अंदर एडी कहता है कि हाँ, अपनी ग्रैंड मदर और साथ ही अपनी मॉम को मारकर ये रिश्ता निभाना तो काफी अलग बात है। जहाँ पर क्लेटस उसे ये कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे, और साथ ही ये भी कहता है कि एडी तुम इंसानियत के नाम पर एक कलंक हो। बेसिकली ये एक चाल होती है जहाँ पर क्लेटस एडी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, जिससे कि वेनम को भी धीरे धीरे उस पर गुस्सा आने लगता है और फिर वो एडी के पीठ से निकलकर क्लेटस को मारने लगता है। मगर चालाक क्लेटस उसके हाथ को पकड़कर वहीं पर बाइट कर जाता है, मगर उसी वक्त वहाँ का गार्ड आकर इन दोनों को लड़ने से छुड़वा देता है। जिसके बाद में एडी तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन क्लेटस उससे कहता है कि उसने पहले भी खून को चखा है, मगर तुम्हारा ब्लड बिल्कुल अजीब है। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि क्लेटस ने जब एडी को काटा था तो उसका छोटा सा सिम्बियोट का एक टुकड़ा क्लेटस के पास ही रह जाता है, और अब यही रीजन होता है कार्नेज के जन्म का। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडी अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वेनम उससे माफी मांग रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर एडी वेनम से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, अगर तुमने कैसिडी को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मुझ पर आता, जिसके बाद में काफी बड़ा इशू क्रिएट हो सकता था। जिसके बाद में तो हम इन दोनों के बीच में एक भसड़ हो जाती है और दोनों ही आपस के अंदर एक दूसरे को बुरा भला कहने लगते हैं। कोई कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ।
जिसके रिप्लाई में वैनम एडी से कहता है कि